आज की कहानी एक ऐसे हादसे के बारे में है जिसमें जब तक अपराधी को सजाए मौत नहीं मिल गई तब तक लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। लेकिन फांसी के कुछ दिन बाद अपराधी से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरी जनता को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ जहां लोग कह रहे थे कि वो अपराधी था, उसके साथ जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना था कि वो बेगुनाह है, उसे किसी ने फंसाया है। ये कहानी राजस्थान के जयपुर की है, जहां एक सोसाइटी है अपर्णा अपार्टमेंट। इस सोसाइटी के फ्लैट में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया थे विनोद शर्मा, उनकी पत्नी थी रेखा शर्मा, उनके दो बच्चे थे, बेटा आर्यन और बेटी प्रिया। 2005 में ये परिवार उदयपुर से जयपुर आया था। विनोद का रियल एस्टेट का बिजनेस था जो जयपुर में अच्छा चल रहा था। उनकी बेटी प्रिया एक नामी स्कूल में 12वीं की छात्रा थी जो उसके घर के पास ही था। अपर्णा अपार्टमेंट में 2005 की शुरुआत में ही सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए गार्ड को रखा गया। उसका नाम था महेश सैनी। महेश का जन्म राजस्थान के अलवर के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो सुबह 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक ड्यूटी करता था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। विनोद का बिजनेस बढ़ रहा था। आर्यन अपने पापा के साथ बिजनेस में हाथ बटा रहा था। रेखा घर संभालती थी और प्रिया स्कूल जाती थी। महेश की जिंदगी में भी सब कुछ सामान्य चल रहा था। साल 2007 में उसकी शादी गांव की एक लड़की कविता से हुई थी। कविता एक लोकल एनजीओ में वर्कर थी और 8,000 रुपये महीने की तनख्वाह पर काम करती थी। महेश ने कविता से एक झूठ बोलकर शादी की थी कि वो फौज में जवान है। लेकिन शादी के बाद कविता को पता चला कि महेश तो एक सिक्योरिटी गार्ड है। ये सब जानकर कविता को धक्का लगा, लेकिन अब तो शादी हो चुकी थी तो उसने सच को स्वीकार कर लिया और खुशी खुशी महेश के साथ रहने लगी। अब बात आती है 2008 की। प्रिया 12वीं क्लास में थी। अप्रैल में उसके बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले थे। हर रोज की तरह वो 9 बजे स्कूल के लिए निकलती है और दोपहर 3 बजे तक वापस आ जाती है। लेकिन 10 अप्रैल को जब वो घर वापस आती है तो अपनी माँ से कहती है, मम्मी, वो जो सिक्योरिटी गार्ड महेश है वो मुझे गलत नज़र से देखता है और अजीब अजीब सी बातें करता है। रेखा ने इन बातों को हल्के में लिया, लेकिन अगले दिन 11 बजे जब प्रिया वापस आती है तो वो अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, महेश ने मुझे मॉल चलने के लिए कहा है। तो रेखा को गुस्सा आ जाता है। शाम को जब विनोद घर आते हैं, रेखा उसे सारी बात बताती है। ये सुनकर विनोद का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो तुरंत सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं। सोसाइटी की कमेटी शिकायत को गंभीरता से लेती है और 12 अप्रैल को महेश का ट्रांसफर दूसरी किसी और सोसाइटी में कर दिया जाता है। अब 13 अप्रैल को नए गार्ड को अपर्णा अपार्टमेंट में आना था और महेश को दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। लेकिन 13 अप्रैल को महेश दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं गया। वो सुबह 8 बजे फिर से अपर्णा अपार्टमेंट में ही आ गया और अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। वहीं शर्मा परिवार में सब कुछ सामान्य था। सुबह विनोद और आर्यन अपने काम पर निकल जाते थे। प्रिया भी 9 बजे स्कूल चली जाती थी। दोपहर 3 बजे तक प्रिया वापस आती थी। हर रोज की तरह शाम 6 बजे रेखा अपने घर से पास वाले मंदिर पूजा करने जाती थी। शाम के 6 बजे थे। महेश की शिफ्ट 4 बजे दोपहर ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो घर नहीं गया। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड भी आ चुके थे। महेश अपनी यूनिफॉर्म उतारकर नॉर्मल कपड़े पहन लेता है, एक नीली शर्ट और पैंट। ठीक शाम 6:05 पर रेखा मंदिर के लिए निकलती है। महेश उसे जाते हुए देखता है। वो अपने साथी गार्ड से कहता है, मैं चौथे फ्लोर पर जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊँगा। नाइट शिफ्ट वाले गार्ड ने जब वजह पूछी तो महेश ने कहा, मैं सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक से बात करने जा रहा हूँ, उन्हें बताना है कि मैं जल्द ही नई जगह ड्यूटी ज्वाइन कर लूँगा। महेश लिफ्ट से चौथे फ्लोर पर चला जाता है। प्रिया का फ्लैट भी चौथे फ्लोर पर ही था। ठीक उसी वक्त सिक्योरिटी एजेंसी का मैनेजर अपर्णा अपार्टमेंट आता है। वो नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से पूछता है कि क्या नए गार्ड ने ड्यूटी ज्वाइन की। गार्ड बताता है, आज ही महेश भी ड्यूटी पर आया था। मैनेजर पूछता है, महेश कहाँ है? तो गार्ड कहता है, वो चौथे फ्लोर पर गया है। मैनेजर के कहने पर गार्ड महेश को बुलाने के लिए बिल्डिंग के बाहर आता है और नीचे से महेश को आवाज लगाता है। महेश 3rd फ्लोर की खिड़की से नीचे चिल्लाता है,
हाँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। 6:45 पर महेश लिफ्ट से नीचे आता है। मैनेजर उससे बात करता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है, तुम्हें तो नई जगह ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, तुम वहां क्यों नहीं गए? इस पर महेश कहता है, कुछ पर्सनल वजह थी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही नई जगह ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। थोड़ी देर बात करने के बाद मैनेजर वहां से चला जाता है। 6:50 के आसपास रेखा मंदिर से वापस लौटती है। वो लिफ्ट से सीधा चौथे फ्लोर पर जाती है और अपने फ्लैट की डोरबेल बजाती है। थोड़ी देर इंतजार करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खोलता। कई बार बेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता, तो वो दरवाजे को जोर जोर से ठोंकने लगती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। रेखा प्रिया को आवाज लगाती है, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। इतने में पड़ोसी और घर के नौकर भी इकट्ठा हो जाते हैं। सब मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी ही देर में दरवाजा टूट जाता है। रेखा घर के अंदर जाती है और कुछ पड़ोसी भी साथ ही अंदर जाते हैं। घर का सामान बिखरा हुआ था। रेखा तुरंत प्रिया के कमरे के अंदर जाती है, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनकी चीखें निकल जाती है। प्रिया लहूलुहान थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। रेखा तुरंत विनोद को फोन करती है। विनोद और आर्यन जल्द ही घर पहुंचते हैं। धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में खबर फैल जाती है और लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। रात 10 बजे पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस अपार्टमेंट आती है और प्रिया की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस घर की छानबीन शुरू करती है। छानबीन के दौरान उन्हें एक नीला बटन मिलता है, जो किसी शर्ट का लग रहा था, और एक ब्रेसलेट भी मिलता है। एक पड़ोसी नौकर कहता है कि यह ब्रेसलेट उसका है, जो भीड़ में कहीं गिर गया था। इसके अलावा पुलिस को कुछ खून के सैंपल, फटे हुए कपड़े और कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं। अगली सुबह 14 अप्रैल को पुलिस लोगों से पूछताछ शुरू करती है। विनोद कहते हैं, मेरी बेटी ने बताया था, सिक्योरिटी गार्ड महेश उसे परेशान करता था। मैंने इसकी शिकायत सोसाइटी से भी की थी, जिसके बाद उसका ट्रांसफर 13 अप्रैल को किसी दूसरी जगह पर हो गया था, लेकिन वो वहां पर नहीं गया। मुझे शक है घटना के पीछे उसी का हाथ है। पुलिस की टीम महेश को खोजने में लगा दी जाती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। जब रेखा गुप्ता से पूछताछ होती है, तो वो भी वही बताती है जो विनोद शर्मा ने बताया था। साथ ही वो ये भी कहती है कि जब मैं मंदिर से वापस आई, तो लिफ्टमैन ने मुझे बताया कि उसने महेश को हमारे फ्लैट की तरफ जाते हुए देखा था। रेखा ये भी कहती है कि घर से एक छोटी सी चांदी की मूर्ति गायब है। शायद उसे भी महेश ने ही चोरी किया हो। लेकिन जब लिफ्टमैन से पूछा जाता है, तो वो कहता है, मैंने महेश को 6:45 पर लिफ्ट से नीचे आते देखा था, पर मैंने उसे ऊपर जाते नहीं देखा। उस वक्त मैं वॉशरूम में था। ये बात रेखा के बयान से मेल नहीं खा रही थी। पुलिस नाइट शिफ्ट वाले गार्ड से भी पूछताछ करती है। वो कहता है, 6:05 पर महेश चौथे फ्लोर पर गया था। उसी वक्त हमारी एजेंसी का मैनेजर आया था, तो मैंने महेश को नीचे बुलाया। 6:45 पर वो नीचे आ गया। मैनेजर से भी पूछताछ होती है। वो बताता है, महेश को 13 अप्रैल को दूसरी जगह ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन उसके घर में एक शादी का फंक्शन था, इसलिए वो वहां नहीं गया। इधर प्रिया के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्रिया के गले पे चोट के निशान थे। उसका गला घोंटा गया था और शरीर पर चाकू के निशान भी थे। डॉक्टरों को शारीरिक संबंध के भी निशान मिले थे। ये घटना 13 अप्रैल को हुई थी और 20 अप्रैल को पुलिस महेश को उसके गांव से गिरफ्तार कर लेती है। उसके घर की तलाशी ली जाती है, तो वहां से वो कपड़े मिल जाते हैं जो उसने उस दिन पहने थे, और वो मूर्ति भी मिल जाती है जो शर्मा परिवार के घर से चोरी हुई थी। अब लोगों के दिमाग में एक ही कहानी घूमने लगी कि महेश चौथे फ्लोर पर गया होगा, उसने प्रिया के साथ गलत काम किया होगा और फिर उसकी हत्या कर दी होगी। मीडिया में भी यह खबर चर्चा में थी। लोग सड़क पर उतर आए, फांसी दो के नारे लगाने लगे। लोगों का गुस्सा देखकर यह केस जयपुर की क्राइम ब्रांच को दे दिया गया। महेश के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई, जिसमें हत्या और चोरी का इल्जाम लगा। पुलिस के पास सिर्फ साक्ष्य थे, लेकिन कोई ऐसा गवाह नहीं था
जिसने महेश को प्रिया के फ्लैट में जाते देखा हो और फिर बाहर आते देखा हो। ब्रेसलेट एक नौकर का था और नीला बटन भी महेश के शर्ट से मैच नहीं कर रहा था। जयपुर की सेशन कोर्ट में केस शुरू हुआ। सारे गवाह अपने बयान से पलटते जाते हैं। नौकर कहता है उसने ब्रेसलेट महेश को गिफ्ट दिया था, जो शायद प्रिया के घर में कहीं गिर गया था। बाकी गवाह भी ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं। महेश बार बार कहता है उसने कुछ नहीं किया, वो बेगुनाह है। लेकिन सेशन कोर्ट ने सारे सबूतों और गवाहों के आधार पर महेश को फांसी की सजा सुना दी। केस जयपुर हाई कोर्ट जाता है, वहां भी फांसी की सजा बरकरार रखी जाती है। फिर यह केस सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानता है और महेश को फांसी की सजा सुनाई जाती है। महेश हर जगह बस यही कहता है कि मैं बेगुनाह हूं। 15 जुलाई 2018 को फांसी का दिन तय होता है। जब महेश की फांसी की खबर बाहर आती है तो कई मानवाधिकार संगठन के लोग उसके पक्ष में प्रदर्शन करने लगते हैं। वो कहते हैं किसी के पास किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये प्रदर्शन कोई असर नहीं छोड़ता। 15 जुलाई 2018 की सुबह 4 बजे जेल स्टाफ महेश को उठाता है, उसे नहलाता है, उसे नए कपड़े पहनाए जाते हैं। वो पुलिस वालों से पूछता है मेरे मरने के बाद भी क्या ये केस चलता रहेगा, क्या असली कातिल पकड़ा जाएगा? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। महेश को फांसी घर ले जाया जाता है। वहां डॉक्टर और जेल स्टाफ मौजूद थे। महेश अपने आखिरी पल में भगवान से प्रार्थना करता है कि उसका परिवार खुश रहे। वो कहता है मैं गुनहगार नहीं हूं, मुझे फंसाया गया है, मैं गरीब हूं, मेरी कौन सुनेगा। सुबह 5 बजे जयपुर सेंट्रल जेल में महेश को फांसी दे दी जाती है। डॉक्टर पुष्टि करते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है। उसकी लाश लेने कोई नहीं आता क्योंकि सभी सोचते हैं कि वो गुनहगार है। फिर जेल प्रशासन उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अब यह केस खत्म हो चुका था, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। सभी लोग इस केस को प्रिया के नजरिए से देख रहे थे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या फांसी हो जाने से इंसाफ पूरा हो गया? जब इस केस की बारीकी से पड़ताल शुरू हुई तो कुछ ऐसे चौंकाने वाले सच सामने आए जिसने पूरे मामले को ही पलट कर रख दिया। जैसे कि महेश ने पुराने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो चौथी मंजिल पर गया तो था, लेकिन प्रिया के घर नहीं गया था। लोग उसे कभी कभी मेंटेनेंस के काम के लिए बुला लेते थे। अगर कोई चीज खराब हो जाती तो वो उसे ठीक कर दिया करता था या तो उसे मरम्मत के लिए भेज दिया करता था। उसने ये भी कहा कि उसने कभी प्रिया के साथ बदतमीजी नहीं की। वो तो वहां किसी से बात भी नहीं करता था, बस अपने काम से काम रखता था। अगर कोई बुलाता वो तभी उससे बात करता। लेकिन एक और कहानी कई साल बाद सामने आई, जब जयपुर की एक यूनिवर्सिटी के 2 स्कॉलर्स ने इस केस का एनालिसिस किया। फोरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि महेश के कपड़ों पर खून का कोई निशान नहीं मिला। उंगलियों के निशान इस केस में बड़ा सुराग बन सकते थे, पर घटना स्थल और प्रिया के शरीर से महेश के कोई फिंगरप्रिंट नहीं मिले। प्रिया के शरीर पर चाकू के 19 निशान थे, लेकिन वो चाकू कभी कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया। गवाहों की बातें करें तो एक दूसरा गवाह था जिसने कहा कि 6:45 पर महेश को आवाज दी थी और उसने चौथी मंजिल से नीचे झांक कर देखा था। लिफ्टमैन ने पहले तो ये बात मानी, बाद में वो अपने बयान से पलट गया। उसने कहा कि उसने महेश को 6:45 पर नीचे आते देखा था, लेकिन ऊपर जाते नहीं देखा। दोनों गवाहों की बातें मेल नहीं खा रही थी। दूसरा गवाह कह रहा था कि महेश ने चौथी मंजिल से नीचे देखा, जबकि वहां हर मंजिल पर लोहे की ग्रिल लगी थी, यानी नीचे वाला आदमी ऊपर झांकने वाले को देख ही नहीं सकता था। रेखा शर्मा कह रही थी कि 6:05 पर वो मंदिर के लिए निकली थी और लिफ्टमैन ने कहा तब 6:15 बज रहा था। गवाहों के हिसाब से महेश 6:05 पर चौथी मंजिल पर गया और 6:45 पर वापस आ गया, यानी इस घटना को अंजाम देने के लिए उसके पास सिर्फ 40 मिनट थे। और इसी दौरान उसने अपना नाम पुकारे जाने पर खिड़की से नीचे झांक कर जवाब भी दिया। महेश के घर से जो चोरी की मूर्ति मिली थी उस पर भी सवाल उठाए गए। घर में और भी चीजें थी, पर मूर्ति ही क्यों गायब हुई? चोरी हुई मूर्ति का ट्रेडमार्क महेश के घर पर मिली मूर्ति से मेल नहीं खा रहा था। घटना स्थल पर मिले खून के निशान भी प्रिया के खून से मेल नहीं खाए। एक सवाल यह भी था कि अगर प्रिया ने महेश द्वारा छेड़खानी की शिकायत की थी तो उसने उसे अपने घर में आने ही क्यों दिया? जब रेखा घर पहुंची
तो दरवाजा अंदर से बंद था। महेश बाहर निकलकर दरवाजा अंदर से कैसे बंद कर सकता था? और प्रिया तो मर चुकी थी, तो उसने दरवाजा कैसे बंद कर लिया? यह भी पता चला कि जिस गार्ड ने महेश के खिलाफ गवाही दी थी, उसके खिलाफ महेश ने अपने मैनेजर से शिकायत की थी। इन हितों के टकराव पर कोर्ट ने ध्यान क्यों नहीं दिया? एक काल्पनिक कहानी के मुताबिक प्रिया की मौत के बाद रेखा उसे अस्पताल ले गई थी, जबकि वो पहले ही मर चुकी थी। पुलिस को 3 घंटे बाद क्यों बताया गया? केस के बाद रेखा ने शहर क्यों छोड़ दिया? वो कई बार ट्रायल पर भी नहीं आई थी। कुछ ही दिनों बाद उसके पति और बेटे ने भी शहर क्यों छोड़ दिया? ये कोई नहीं बता सकता था। महेश के खिलाफ जो शिकायत का जिक्र था, उसकी कॉपी कभी कोर्ट में पेश ही नहीं हुई थी। सबूतों की जो लिस्ट कोर्ट में दी गई थी, उस पर किसी दुकानदार के साइन थे। इन सब दावों के बावजूद कुछ लोग महेश को मिली सजा से सहमत थे। ये गलत भी नहीं है, ये बिल्कुल संभव है कि महेश अपराधी था। पर एक बात समझना जरूरी है दोस्तों, न्याय का मतलब होता है जो गलत करे उसे सजा मिले, लेकिन किसी के इल्जाम लगाने भर से कोई अपराधी नहीं कहलाता। सच और झूठ दोनों इंसान की बनाई बातें हैं, इसीलिए कानून बना है ताकि सबूतों के आधार पर फैसला हो। कानून भी इंसान ने बनाया है, तो उसमें भी गलती हो सकती है। इसीलिए कानून का मानना है कि अगर गुनहगार बच जाए तो कोई बात नहीं, पर किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, खासकर फांसी जैसी सजा जिसमें बाद में कोई सुधार भी नहीं हो सकता। महेश का मामला खत्म हो गया, लेकिन बहस अब भी जारी है। ज्यादातर लोग इसे प्रिया के नजरिए से देख रहे हैं, पर क्या इसे महेश के नजरिए से भी देखा जाना चाहिए? क्या सच में वो गुनहगार था? ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।